तो गाइस आइए ब्रेक के बाद की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। थियरी का लास्ट चैप्टर हमारे सामने उपस्थित है जिसका नाम है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। हमें लास्ट चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम चैप्टर 1 है। ये थियरी का लास्ट चैप्टर है। इन्हीं 4 चैप्टर्स में से थ्योरी हमेशा घूम फिर के आती है 16 मार्क्स की। हम पहले के 3 चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं, स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, और लास्ट चैप्टर आपके स्क्रीन पे मौजूद है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बेसिक। मैं ऐसा कहूँ कि अगर इस चैप्टर को आप नॉर्मली जितने मिनट की मेरी क्लास रिकॉर्ड होती है नहीं भी देख के जाएं और आप सिर्फ एक बार सिंपली रीड कर लें तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर भी आप क्लास देखना चाहते हैं तो 1 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे चलाइए और फटाफट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज गो थ्रू करने वाला ही चैप्टर है। ये सारी बातें तुम कहीं ना कहीं इंटर में पढ़ चुके हो या फिर फाइनल लेवल पे थोड़ा बहुत अभी FM समझना शुरू किया है, SFM, तो धीरे धीरे वो अंदर जा रही है। तो बहुत नॉर्मल और बहुत बेसिक चैप्टर है, मैं ऐसा मानता हूँ इस चैप्टर को। क्या चैप्टर में दिया हुआ है देखो। चैप्टर का पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। स्ट्रैटेजिकल फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क ये बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज अ स्प्रिंग बोर्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन। देखो हमने FM में हमेशा पढ़ा है हमारा काम वेल्थ को बढ़ाना होता है। FM में हमारा काम वेल्थ को बढ़ाना होता है। ये बोल रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह होते हैं जो या तो आपको ऊपर नीचे फेंकते रहते हैं, समझ रहे हो ना। तो इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हमें जो इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहिए, बिकॉज पूरा वर्ल्ड एक बहुत अजीब टाइप का वर्ल्ड है, तो हमें ऐसी सिक्योरिटी को चूज करना चाहिए जो हमें रिटर्न भी बहुत अच्छा दे और जिसकी रिस्क कम हो। मतलब हम ऐसी सिक्योरिटी का चुनाव करेंगे जिसमें रिटर्न ज़्यादा हो और रिस्क कम हो, हम यही सिक्योरिटी का चुनाव करेंगे। तो पहला पैराग्राफ से हमें इतनी सी बातें बता रहा है। बोल रहा है कि स्प्रिंग बोर्ड है और वेल्थ को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के डायनामिक एनवायरनमेंट में सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देम मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न दे और हमें मिनिमम रिस्क दे। बस हमें इतना इस पैराग्राफ के बारे में अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो एक वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटी के लिए हमारे काम में आते हैं बिजनेस में। ये अभी जो चल रहा है वो एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह चल रहा है। पूरा एनवायरनमेंट कभी ऊपर फेंकेगा कभी आपको नीचे फेंकेगा। तो आपको ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट को चूज करना चाहिए जहां पे मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न आए और मिनिमम रिस्क आए। ऐसा हम देख चुके हैं पोर्टफोलियो। तो पहला जो टॉपिक है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, इसमें सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह है जो वेल्थ क्रिएशन में काम में आते हैं, और साथ में हमें ऐसी वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को सर्च करना चाहिए जो हमें 2 बातें बताए, कौन सी, जिनका रिटर्न मैक्सिमम हो और रिस्क बहुत कम हो। हमें ऐसी सिक्योरिटी में हमेशा इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं सीधा। तो हमने बोला देखो हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ये 3 तरह के एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। ऑल बिजनेस नीड हैव फॉलोइंग 3 फंडामेंटल असेंशियल एलिमेंट। पहला, अ क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास। स्ट्रैटेजी का मतलब आपका विजन और मिशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो, और लास्ट में आपके पास एक मैनेजमेंट होना चाहिए। मतलब मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी और स्ट्रैटेजी। मैनेजमेंट करेगी टीम, तो आपके पास एक कॉम्पिटिटिव टीम होनी चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए और आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आप किसी भी बिजनेस को ऊपर लेके जा सकते हो। पहले हमने पढ़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक स्प्रिंग बोर्ड है वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटीज़ का। हमें ऐसी वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटी में अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न और बहुत कम रिस्क हो। हमने कहा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए 3 फंडामेंटल बेनिफिट्स, 3 फंडामेंटल रिसोर्सेज हमें ज़रूरत पड़ेगा। कौन कौन सा? पहला स्ट्रेटजी, दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज और तीसरा मैनेजमेंट। ये तीनों बातें होगी तो इन तीनों बातों से मिलकर एक सब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें स्ट्रैटेजी होगी, फाइनेंस होगा और मैनेजमेंट होगा। यही फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है। अब हमने कहा स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, देख लो पूरा पॉइंट स्ट्रैटेजी को लेके समझाया हुआ है। फिर है फंक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन। यहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी 1.1 से सवाल स्टार्ट होते हैं जहाँ से हम 1 to 1 सवालों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। फिर यहाँ दिया हुआ स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रैटेजी की हम 1-2 लाइन्स पढ़ लेते हैं। Strategy may define a long-term direction and scope of the organization to achieve a competitive advantage. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 2 तरह से डिफाइन किया गया है। SCMP का चैप्टर नंबर 1 है, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वैल्यू चेन एनालिसिस के साथ लिंक करके समझाया हुआ है।
तुम बोलोगे सर क्या कह रहे हो आप, एस सी एम पी पे कहाँ पहुँच गए। मैंने कहा बेटा अब एस सी एम पी पे जाना पड़ेगा जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसा वर्ड यूज़ कर लिया गया। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दुनिया में दो तरीके से लाया जा सकता है, एक तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से, कॉस्ट लीडरशिप से। कॉस्ट लीडरशिप मतलब आप कॉस्ट के मामले में सीधा लीडर बन जाओ, या फिर आप प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे किया जा सकता है, ये भी फर्स्ट चैप्टर एस सी एम पी में दिया हो। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है या तो इनोवेशन करके, कस्टमर का अच्छा रिस्पॉन्स करके, और या फिर न्यू कुछ एक्टिविटी डेवलप करके, समझ लो ना, तो अपनी एक्टिविटी को इनोवेट करके, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस दिखा के अपनी तरफ से कि कस्टमर को रिस्पॉन्स करो ढंग से, और तीसरा कुछ न्यू प्रोडक्ट में आप कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ। तो इस तरीके से हम कस्टमर को क्वालिटी देंगे, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाएंगे और इनोवेशन करेंगे। इन तीन तरीके से प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कॉस्ट को लीडरशिप हासिल कर सकते हैं, सारे खर्चों को रोक के। कॉस्ट को लीडरशिप हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपनी वैल्यू चेन को देखना पड़ेगा ढंग से कि हमारी वैल्यू चेन, और वैल्यू चेन पहले वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ को देखेंगे, फिर वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ का प्रोसेस के साथ लिंक्स देखेंगे। उनमें से हम देखेंगे कौन से प्रोसेस वैल्यू चेन में काम में आ रहे हैं, बाकी प्रोसेस को एलिमिनेट कर देंगे जो वैल्यू चेन में काम में नहीं आ रहे हैं, मतलब जो हमारा वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी वैल्यू को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो वैल्यू चेन में दो तरह की एक्टिविटी होगी, एक नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी को हम देखेंगे, वैल्यू एडेड एक्टिविटी को प्रोसेस में लगाएंगे, उसके जो टोटल खर्चा है उसमें से वैल्यू एडेड का खर्चा निकालेंगे, और फिर वैल्यू एडेड के खर्चे पर ही हम काम करेंगे, बिकॉज जो वैल्यू ऐड करता है प्रोडक्ट में वही हमारा खर्चा होना चाहिए। ऐसा एससीएमपी बोलती है और यही बोल रहा है। स्ट्रेटजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डायरेक्शन, जो आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे, ऐसी एक स्ट्रेटजी। मैंने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे भर के ज्ञान दे दिया ज़बरदस्ती का। बच्चा बोलेगा सर छोड़ो ऐसी क्लास को, क्या देखना, आप एफएम पढ़ाते पढ़ाते एससीएमपी में चले गए। मैंने कहा एससीएमपी में इसके बारे में ज़्यादा समझाया हुआ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में, तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा बताने की कोशिश कर दी। बोला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा थ्रू अ कॉन्फिगर करेगा आपके रिसोर्सेज विथ इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड फुलफिलमेंट द स्टेक होल्डर एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशंस और एस्पिरेशंस पे हम काम कर सके और वेल्थ को बढ़ा सके। अरे यही काम होगा एक स्ट्रेटजी का। तो स्ट्रेटजी के बारे में तो सर हम जान चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए अब हमारा फर्स्ट सवाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम स्ट्रेटजी को समझ चुके हैं, हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक अच्छी स्ट्रैटेजी और एक अच्छा मैनेजमेंट। अब जहाँ से सवाल आ सकते हैं वो पहला सवाल ये, फंक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होंगे? बेटा फंक्शन तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो हमने पोर्टफोलियो तरीका बनाना सीखा ना, बस वही फंक्शंस होंगे। पहले हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे, फिर अपॉर्चुनिटीज़ में से सिलेक्शन करेंगे। समझो, पहला काम होगा इस दुनिया में मिलने वाली अपॉर्चुनिटी, फिर उस अपॉर्चुनिटी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी का सिलेक्शन करेंगे। तो मान लो अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी थी, 1 2 3 4, उसमें से सिलेक्शन किया हमने 1 और 2 का। फिर इस 1 और 2 में कितना कितना वेट लगाए, बताओ कितना वेट लगाए 1 में, कितना वेट लगाए 2 में, और फिर हमने जो सिलेक्शन करके जो ऑप्टिमम मिक्स बनाया है उस ऑप्टिमम मिक्स का एनालिसिस करेंगे, उससे रिटर्न्स देखेंगे वो हमें कितना दे रहा है। बस वही फंक्शन होगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये फंक्शन बहुत ही नॉर्मल फंक्शन है। अपॉर्चुनिटी देखी, सिलेक्शन किया, ऑप्टिमम मिक्स बनाया, उसको एनालिसिस किया, उस पर कंट्रोल लगाया बस, और उनका रिजल्ट फाइंड आउट किया। यही फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जब सवाल एग्जाम में 4 मार्क्स का था ना, बच्चा पता नहीं क्या लिखता है, तो सवाल दिमाग में होना चाहिए कि सवाल क्या है। सवाल है फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बार बार कह रहा हूँ, फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपॉर्चुनिटीज देखो, सिलेक्शन करो, ऑप्टिमम मिक्स बनाओ, इंटरनल कंट्रोल लगाओ, एनालिसिस करो और रिजल्ट देखो। टोटल ये 6 फंक्शन है। किताब ने उसका नाम अलग अलग तरीके से दे रखे हो, बिकॉज इन्हीं का नाम अलग अलग हो सकता है। अब देखते हैं किताब ने क्या बोल रखा है, क्या फंक्शन है। देखो किताब के फंक्शन ये, कॉन्टिन्यूस सर्च करो अपॉर्चुनिटीज़ को, सिलेक्शन करो बेस्ट पोर्टफोलियो अपॉर्चुनिटी को, फिर ऑप्टिमल मिक्स बनाओ अपॉर्चुनिटीज़ का, स्टेबलाइज करो एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल और एनालिसिस करो रिजल्ट्स को। टोटल यही बातें जो हमने पढ़ी थी। वापस एक बार बता रहा हूँ, पहले अपॉर्चुनिटीज़ को देखो, सिलेक्शन करो, ऑप्टिमम मिक्स बनाओ, इंटरनल कंट्रोल लगाओ और लास्ट में एनालिसिस करो रिजल्ट्स का। टोटल ये 5 पॉइंट है। जब भी हमें पूछे कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन बताओ, तो हमें ये 5 पॉइंट लिखने। बाकी ये जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है सवाल क्या आता है और हमें एग्जाम में आंसर क्या लिखना, हमें सिर्फ वो पता होना चाहिए।
तो अगर हमारा सवाल, पहला सवाल जो बन सकता है वो ये बन सकता है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन बताओ। वो ये नहीं पूछेगा स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो तो हम मन से भी लिख देंगे स्ट्रैटेजी हमारा लॉन्ग टर्म विजन है जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को पाने के काम में आता था कि शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाया जा सके। वो हमारी स्ट्रैटेजी होती है, हमारा लॉन्ग टर्म विजन, हमारा लॉन्ग टर्म मिशन, वो हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम लॉन्ग टर्म में कैसे काम चलेगा, उस लॉन्ग टर्म में काम चलाने की वजह से हम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को लेके आ जाएंगे और उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ जाएगी, वो हमारी स्ट्रैटेजी। 3 बातें किसी बिजनेस चलाने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अच्छी स्ट्रैटेजी और हमारे पास अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। ये हमने अभी तक पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यही पढ़ा हमने अभी तक। इसके अलावा हमने एक लाइन और पढ़ी थी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अभी बहुत अजीब सा चल रहा है, जिसको हमने बोला स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन फ्रेमवर्क। ये पहला टॉपिक था और इनमें से क्वेश्चंस आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्वेश्चंस जो बनेगा वो 200% फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बन सकता है इस बार एग्जाम के लिए। इस बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 मार्क्स फ्री के हैं, सिर्फ 3 लाइन लिखनी है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं और 4 मार्क्स। इसके बाद इसी में से एक सवाल ये भी बन सकता है, द की डिसीजन फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आर एज फॉलोज। वो बोलेगा बताओ कौन से की डिसीजंस होंगे जो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आर एज फॉलोज, मतलब विथ इन द स्कोप आएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के स्कोप में आएंगे, ऐसे कौन कौन से डिसीजंस होंगे। डिसीजंस हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, सीए इंटर से हम डिसीजन पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन पढ़ रहे हैं। और चौथा डिसीजन अभी हमने जो एक चैप्टर पढ़ा, पोर्टफोलियो डिसीजन। बस तो टोटल ये 4 डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और पोर्टफोलियो डिसीजन। अब फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब हम फाइनेंस कैसे इकट्ठा करें, हम कितना अपनी कंपनी में डेट रखें, कितना इक्विटी रखें, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें या डेट में इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। डिविडेंड डिसीजन मतलब कितना डिविडेंड दे लोगों को, मतलब हमारी कंपनी कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, हमारी जो अर्निंग हुई है उस अर्निंग का कितना % डिविडेंड दे और कितना रिटेन अर्निंग रख ले, मतलब कितना अपने पास ही रख ले और कितना बांट दे जनता में। और पोर्टफोलियो का डिसीजन, हम किस तरह का पोर्टफोलियो बनाया था कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले और हमारी रिस्क मिनिमम हो जाए। तो हमारे 4 डिसीजन होंगे, फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और पोर्टफोलियो डिसीजन। 2 सवाल अभी तक हम पढ़ चुके हैं। पहला सवाल ये है, की डिसीजन फॉलोइंग स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। 4 डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन। और मैंने बोला एक होता है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सर्च करो अपॉर्चुनिटीज़ को, अपॉर्चुनिटीज़ में से बेस्ट अपॉर्चुनिटी का सिलेक्शन करो, उसके बाद ऑप्टिमम मिक्स बनाओ, इंटरनल कंट्रोल लगाओ और एनालिसिस करो रिजल्ट को। टोटल 5 पॉइंट्स है। ये बात हो गई, 2 सवाल हम कर चुके हैं। अब हमारा सवाल आता है स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल, मतलब कितने लेवल्स पे कितनी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। ये भी हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है, एक बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी होती है, एक फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी होती है, ये हमने पढ़ा है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मतलब जो सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी स्ट्रैटेजी को डिलीवर करता है बिजनेस लेवल पे। फिर बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल मतलब नीचे के सबसे छोटे कर्मचारियों को बताता है बातें, उनको बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। एक कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बढ़िया कब होगी, जब वो सूटेबल होगी, जब वो फीजिबल होगी, जब वो एक्सेसिबल होगी। वैसे ही बोला बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो हमने कहा बिजनेस स्ट्रैटेजी मतलब जो बीच वाले लोग बनाते हैं, मिडिल लेवल के लोग बनाते हैं। ये लोग ऊपर से भी कम्युनिकेट करते हैं और नीचे भी कम्युनिकेट करते हैं। नीचे वाले लोग इन्हीं से कम्युनिकेट करते हैं, फिर ये उनकी बात ऊपर तक पहुँचाते हैं। ऊपर वाले लोगों को नीचे वालों को कहना, तो ये इनको बोलते हैं, ये उनको बोलते हैं। वो एक्चुअली ग्राउंड वाले लोग होते हैं, फंक्शनल स्ट्रैटेजी वाले, जो फंक्शन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे मार्केट में रन करना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। बिजनेस लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करते हैं और अपना कुछ मसाला ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ रखा है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि हमने कभी भी नहीं पढ़ा हो। तो हमने कहा कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल होता है। कॉर्पोरेट लेवल पे सूटेबल, फीजिबल और एक्सेसिबल स्ट्रेटजीज बनाई जाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है बिजनेस को सूटेबली चलाने के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में जुलाई 21, 4 मार्क्स। तो वापस दिसंबर में इसका रिपीट होना मुझे पॉसिबल नहीं लगता है, पर हाँ मई वगैरह के लिए वापस इस क्वेश्चन को तैयार किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 लगा के लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, स्ट्रेटजी एट अ डिफरेंट हायरार्किकल लेवल कौन कौन सी होती है। तो पहला कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, मैंने कहा देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी फंडामेंटल इज कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ बिजनेस इन विच कंपनी शुड compete and with development and coordination of the portfolio of a business। बोलता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करती है हम बिजनेस कौन सा करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो आइडिया सोचते हैं, अपने आइडिया को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं के पास आइडिया होता है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया।
तो ये लोग बताते हैं हम बिजनेस कौन सा करेंगे, हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को चलाएंगे कैसे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम कैसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेंगे। तो वो लोग बताते हैं बिजनेस कौन सा करेंगे और कॉम्पिटिटिव मार्केट में चलेंगे कैसे, और किस तरह का हमारी कंपनी का पोर्टफोलियो होगा, मतलब हम कौन कौन से बिजनेस साथ में करने वाले हैं। जैसे कि हम किराना का बिजनेस भी करेंगे, हम साथ में ये भी करेंगे, हम साथ में वो भी करेंगे, तो हमारा पोर्टफोलियो बिजनेस क्या रहने वाला है वो भी ये डिसाइड करते हैं। 3 काम करेंगे, कौन कौन से। पहला, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में सिलेक्शन करेंगे कौन सा बिजनेस हमें चलाना है, बिजनेस का कंपटीशन में कैसे बिजनेस को चलाना है कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, और पोर्टफोलियो बिजनेस का क्या रहने वाला है। ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी हमेशा सूटेबल होनी चाहिए, फीजिबल होनी चाहिए और एक्सपेक्टेबल होनी चाहिए, और असेसेबल तो होनी चाहिए, पर सूटेबल, फीजिबल और मतलब एक्सपेक्टेबल होनी चाहिए, मतलब सब लोग उसको एक्सपेक्ट कर सके, मतलब एक्सेप्ट कर सके, सॉरी एक्सपेक्ट नहीं, एक्सेप्ट कर सके, सब लोग उसको स्वीकार कर सके, सूटेबल हो और फीजेबल हो और एक्सेप्टेबल हो। छोड़ो यार, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मुंह पे आते हैं पर बाहर निकलते निकलते उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, और ये मेरे साथ नहीं है, लगभग बहुत सारे लोगों के साथ कुछ वर्ड्स होते हैं जो उनको बोलते बोलते उनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। वैसे ही मेरी भी एक कमी है ये, एक्सपेक्टेबल। छोड़ो गया, सूटेबल, फीजेबल और स्वीकार करना, अब तो ठीक है। तो सूटेबल, फीजेबल और एक्सपेक्टेबल, स्वीकार करने वाली होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए और फीजेबल होनी चाहिए। इसके बाद हमने कहा बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट SBO may be an a profit center that can plan independently from other business unit of a corporation. At this business unit level, strategic issue are about a practical coordination of operating unit and developing the sustaining and competitive advantage of the product and service that are produced. अब देखो इसमें जो 2-4 भारी भारी वर्ड्स लिखे हुए ना, लिखा हुआ है कि ये खुद प्रॉफिट यूनिट होती है। ट्रांसफर प्राइसिंग SCMP का एक चैप्टर जो होता है प्रॉफिट यूनिट का मतलब क्या होता है, वहाँ हर सवाल में लिखा हुआ है कि ये डिफरेंट प्रॉफिट यूनिट्स है। ये हर एक बिजनेस डिफरेंट प्रॉफिट यूनिट्स होती है, बिकॉज हर एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में हमने जितने भी बिजनेस चला रहे ना, उन सब बिजनेस को अपनी अपनी प्रॉफिट को निकालने का दायित्व होता है, उनके ऊपर अपने अपने प्रॉफिट को निकालने की लायबिलिटी होती है कि वो अपने अपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो ये बोल रहा है कि उन्हीं लोगों का काम होता है, बिजनेस लेवल पे हम ये देखते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पाने के लिए क्या करें। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे पाएंगे वो नहीं बता रहा, वो तो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कैसे चलना है, आपका लॉन्ग टर्म विजन ये होना चाहिए। उस लॉन्ग टर्म विजन को एक्चुअली रूट पे लाना, उस लॉन्ग टर्म विजन को इम्प्लीकेशन करना, उस लॉन्ग टर्म विजन को एक्चुअल में उस लॉन्ग टर्म विजन से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज निकालना इस बिजनेस यूनिट लेवल का काम होता है। तो मतलब हम लिखेंगे बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी जो होती है वो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पाने के लिए होती है, और हर एक बिजनेस यूनिट, हर एक बिजनेस SBO यानी कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक सेपरेट बिजनेस यूनिट होती है जो अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए लायबल होती है, जो प्रॉफिट यूनिट होती है, जो प्रॉफिट जनरेटिंग यूनिट होती है। फिर हमने कहा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, तो फंक्शनल लेवल इज अ लेवल ऑफ ऑपरेटिंग डिवीजन एंड डिपार्टमेंट। द स्ट्रेटेजिक इशू दैट द लेवल इज रिलेटिंग टू द फंक्शन ऑफ बिजनेस। समझ रहे हो ना, ये बिजनेस के फंक्शन और प्रोसेस और वैल्यू चेन को चलाता है। समझ लो वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है, याद करो वैल्यू चेन SCMP चैप्टर 1 जो बोलती है आपका प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड। समझ लो ना, 2 प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है ऑपरेटिंग में, सॉरी वैल्यू चेन में। जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है उसमें तो हम देखते हैं प्रोडक्शन को करना, ऑपरेशन को करना, सर्विस एंड मार्केटिंग करना। कुछ कुछ याद आ रहा होगा वहाँ से, इनबाउंड, आउटबाउंड, सर्विस, ऑपरेशन, और ये 5 चीज़ें होती है। और वैसे ही नीचे होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्रोक्यूरमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ये जो बातें होती है उनको बोलते हैं सेकेंडरी एलिमेंट्स। तो वो सेकेंडरी एलिमेंट और प्राइमरी एलिमेंट ये दोनों वैल्यू चेन में होते हैं। तो बोल रहा है फंक्शनल लेवल उस वैल्यू चेन से रिलेटेड काम करता है। समझो बिजनेस लेवल कभी भी ये नहीं करता है कि भाई आप क्या नाम है, आप इनबाउंड कहाँ से कर रहे हैं, आउटबाउंड कहाँ से कर रहे हैं, ऑपरेशन चला रहे हैं, वो ऑपरेशन नहीं चलाते, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे निकलेगा वैल्यू चेन। बाकी वैल्यू चेन को चलाने का काम तो किसका होगा यार, वैल्यू चेन को चलाने का काम तो फंक्शनल लेवल नीचे वाले लोगों का होगा ना, वही माल लेके आएंगे, वही लोग माल बनाएंगे। ये कर्मचारी लोग हैं जो डेली डे टू डे वर्क करते हैं हमारे लिए, उनको बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। तो हम बोल रहे हैं वैल्यू चेन और बिजनेस फंक्शन प्रोसेस
वो जो चलाते हैं, जो वैल्यू चेन को कंटिन्यूस रखते हैं हमारे बिजनेस में, उनको हम बोलते हैं कि वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के पार्ट है। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज R&D, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्विंग इन अ डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज which the business unit and level strategies can be execute effectively and efficiently। बस हमें इन तीनों लेवल के बारे में सिर्फ इतनी बातें याद रखनी थी कि कॉर्पोरेट लेवल लॉन्ग स्ट्रेटेजिक विजन के लिए काम करता है, वो बता रहा है बिजनेस कौन सा चलाना है, बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कैसे हमें चलना है, और पोर्टफोलियो क्या रखना है बिजनेस का। बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी में क्या बताती है, वो कोर कॉम्पिटिशन्स को निकालती है हमारे अंदर से, समझ रहे हो ना, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करना है या हमें कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जाना है, वो बिजनेस लेवल यूनिट्स बनाती है। और फंक्शनल लेवल यूनिट वैल्यू चेन को कंटिन्यूस हमारे बिजनेस में चलाती है। वैल्यू चेन का मतलब ही होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, R&D, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस वगैरह को हमारे बिजनेस में चलाती है, उसको बोलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। इसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन में 3 बातें फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको ये लिखना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 मेजर कंपोनेंट को शामिल किया जाता है, एक तो FR को, एक FT को और एक FG को। इसको बोलेंगे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल और फाइनेंशियल गुड्स। टोटल 3 बातें मिलती है तो उसको बोलते हैं हम कि ये हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग का मतलब क्या, फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग हो रही है, मतलब अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, सही फाइनेंशियल टूल्स तुम्हारे पास हो और अच्छा फाइनेंशियल गोल हो। तो ये तीनों चीज़ें मिलके FR, FT और FG फाइनेंशियल प्लानिंग 3 कंपोनेंट से मिलके बनती है। मतलब अगर हमारा क्वेश्चन आता है छोटा सा कि फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्क्राइब करिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्क्राइब करते हुए हमें ये बातें लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स और फाइनेंशियल गोल। और ऊपर से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Financial planning is a backbone of a business planning and corporate planning. It's help in define a feasible area of operation for all type of activities, thereby define the overall planning framework. Financial planning a systematic approach है whereby the financial planner help the customer to maximize his existing financial resources by utilizing financial tool to achieve a financial goal। बस हमें यही लिखना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो क्या करती है, वेयर बाय द फाइनेंशियल प्लानर हेल्प द कस्टमर मैक्सिमाइज हिज एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय यूटिलाइजिंग द फाइनेंशियल टूल एंड अचीविंग द फाइनेंशियल गोल्स। कि हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज की मदद से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हम फाइनेंशियल टूल को यूटिलाइज करके फाइनेंशियल गोल को प्राप्त कर ले, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 बेसिक ऑब्जेक्ट है, 3 बेसिक टूल्स है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स और तीसरा है फाइनेंशियल गोल्स। हमारा काम ये कि सिस्टमैटिक अप्रोच है जो चाहती है कस्टमर को ज़्यादा मैक्सिमाइज बेनिफिट्स मिले। कैसे, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे साथ है उसको हम यूटिलाइज करें फाइनेंशियल टूल की हेल्प से, ताकि हम अचीव कर सकें क्या भाई, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो फाइनेंशियल टूल की मदद से, ताकि अचीव किया जा सके फाइनेंशियल गोल। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमें लिखना है, बस इतना ही हमें समझना था फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है 4th क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है वो ये। अब हमारा 4th क्वेश्चन चल रहा है। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस पढ़ लिए, थोड़ी 5th है हमारा। पहला क्वेश्चन था कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उस बिजनेस को करते हुए आपको 3 बातें जरूरी होगी, एक स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल और मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, तो मैंने कहा फंक्शन जैसे ही दिखा आपका दिमाग चलना चाहिए। फंक्शन का मतलब सर ने हमें बताया था कि हमें ऑप्टिमम मिक्स बनाना है, हमें सर्च करना है अपॉर्चुनिटीज़ को, हमें सिलेक्शन करना है, इंटरनल कंट्रोल लगाना है और एनालिसिस करना है रिजल्ट को, याद आ गया। फिर हमने कहा हमारे पास कुछ की डिसीजंस होते हैं, कौन कौन से की डिसीजंस होंगे, फाइनेंशियल डिसीजन होगा हमारा एक इन्वेस्टमेंट, डिविडेंट, और हमारा एक लास्ट डिसीजन कौन सा था सर, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंट डिसीजन, और हमारे पास एक डिसीजन था पोर्टफोलियो डिसीजन। टोटल 4 डिसीजंस थे। फिर हमने कहा अब हम चलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ। तो प्लानिंग में 3 बातें आती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल टूल्स और फाइनेंशियल गोल्स। और इसके साथ हमने एक और क्वेश्चन रीड किया था, शायद आई थिंक क्वेश्चन मिस हो गया। हाँ, कितने लेवल की स्ट्रैटेजीज होती है, तो हमने कहा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है। हमने कहा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी हमें 3 बातें बताती है, बिजनेस कौन सा हमें करना है, कंपटीशन में कैसे सर्वाइव करना है और पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस कैसा रहेगा। फिर मैंने कहा ये सूटेबल, फीजिबल और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बिजनेस लेवल में बोला हर एक SBO जो होता है
उसका काम होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अपने बिजनेस में लगाना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो बिजनेस को देते हैं वो बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजीज देती है। फिनेंशियल लेवल स्ट्रेटजी के लिए सीधा एक वर्ड याद रखना है, वैल्यू चेन एनालिसिस, कि ये वैल्यू चेन एनालिसिस की बातें करेगी। फिर हमने कहा जब भी हम फिनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे, अगर एग्जाम में सवाल आता है तो हम सीधा लिखेंगे एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कस्टमर की वेल्थ को कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करेगी, कैसे फिनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी टूल की मदद से ताकि फिनेंशियल गोल को अचीव किया जा सके। फिर हमने कहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फिनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या रोल है। इन दोनों का आपस में इंटरफेस करिए, इन दोनों को आपस में मिलाइए, किन किन को, फिनेंशियल पॉलिसी को और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को। तो हमने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फिनेंशियल पॉलिसीज़ के साथ मिलाइए और हमें इनके उपयोग बताइए। तो बेटा 4 डिसीजंस में हमें इन तीनों को मिलाना है। हम कहेंगे फिनेंशियल पॉलिसीज हमारे पास हो सकती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फिनेंशियल डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन। हमारे पास ये 4 डिसीजन होते हैं फिनेंस। इन चारों डिसीजन में आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाना है। ये पूरे सवाल में दिया हुआ, मतलब इस पूरे सवाल का आंसर जो होगा वो 4 डिसीजंस होंगे। चारों डिसीजन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा के आपको अच्छे डिसीजंस लेने। कैसे? जैसे आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट अगर करना है तो आपको बताना पड़ेगा हम कितने डेट रखें, कितना इक्विटी रखें, हमारा डेट इक्विटी रेशो क्या रहेगा बैलेंस शीट में, मतलब हम कितना डेट से पैसा लें, कितना इक्विटी से पैसा लें, उसको हम बोलेंगे फिनेंशियल डिसीजन। फिर आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, हम किस टाइप की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ हमें मैक्सिमम रिटर्न दे और मिनिमम रिस्क दें। फिर हम बोलेंगे हम डिविडेंड कितना दे, तो हमने कहा डिविडेंड अब उतना ही देंगे जितना कि हम बिजनेस में अगर पैसे को रिटेन करते हैं तो पैसे को डबल कर लेंगे, पर डिविडेंड अगर दे देंगे तो पैसा डबल होगा नहीं, वो तो लेके चले जाएंगे लोग अपने घर पे। फिर हमने कहा पोर्टफोलियो जो बनाएंगे वो ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जो हमें मैक्सिमम रिटर्न दे और मिनिमम रिस्क दे। टोटल हमें इस टाइप के डिसीजंस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगा के बताना है कि कौन सा बेटर रहेगा, किस तरह से हम उसको बेटर बना सकते हैं, कितना इक्विटी कितना डेट ले। तो हमें देखा इक्विटी में अगर हमारा रेशो अच्छा जा रहा है तो हम बोलेंगे कि डेट को ज़्यादा उठा लो, बिकॉज हम इक्विटी पे 15% कमा रहे हो, डेट पे 10 ही देना पड़ रहा है, तो हम डेट से भी 5% कमा के उठ रहे हैं। तो ये हमें बातें लिखनी पड़ेगी। पूरा का पूरा जो फिनेंस होता है वो मनी पे चलता है, शुरुआत भी मनी से होती है और एंड भी मनी से होती है फिनेंस की। अब हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं जो अंदर दी हुई। ये देखो दिया हुआ द इंटरफेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी विल क्लियरली अंडरस्टैंड इफ we appropriate the fact that the starting point of organization is money and the end point that organization is also money। अब हमारा पहली बात जो है लिखा हुआ लिखो सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन एंड द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मतलब ये जो बात लिखी हुई है पूरा का पूरा किस पे डिसीजन की बात कर रहा है, फाइनेंशियल डिसीजंस की बात कर रहा है। ये देखो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा नॉर्म क्या होना चाहिए, रेशो 1:1 का रखना है या 1:2 का रेशो रखना है डेट और इक्विटी के बीच में। मतलब पूरा का पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये हमें बात करने की कोशिश कर रहा है रिलेटेड टू फिनेंशियल डिसीजन। ये हम अपने मन से लिख सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो। हम लिखेंगे कि फाइनेंस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है मनी और एंडिंग पॉइंट भी मनी होता है, तो हमें फाइनेंस पॉलिसीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को मिक्स करना चाहिए इन सभी डिसीजन से। पहला डिसीजन फिनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर फिनेंशियल डिसीजन में सब बताना है कि हमारा डेट इक्विटी कितना रहना चाहिए, 1:1 रखे, 2:1 रखे। वो डिपेंड करता है कि हम इक्विटी से ज़्यादा कमा रहे हैं या डेट से ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर डेट को ज़्यादा देना पड़ रहा है तो फिर डेट का सारा पैसा चुका दो, मत लो डेट से। पर हम पता है इक्विटी से ज़्यादा कमा रहे हैं, डेट को कम देना पड़ रहा है, तो डेट से और उठा लो, साला बढ़िया है, डेट के पैसे पे मजे लेंगे। अब ये देख लो ये दिया हुआ है अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल पॉलिसी इंटरफेस द इन्वेस्टमेंट एंड फंड अलोकेशन डिसीजन। मतलब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा है। ये बोल रहा है फिनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अप्लाई करना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होगा, वन टाइम ऑफ प्रपोजल में एडिशन हम बिजनेस में कुछ और लेके आए क्या। फिर अगला बोल रहा है डिविडेंड पॉलिसी, मतलब डिविडेंड से संबंधित क्या डिसीजंस लें, तो हम मन से लिख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम डिविडेंड संबंधी क्या लें। फिर बोल रहा है फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ कंपनी कैन नॉट बी वर्क आउट ऑफ आइसोलेशन of other financial policies. It has wide apparent close link between the overall organization performance and direction of growth। बोलता है इसी की वजह से हमारी ग्रोथ होती है। हमने कहा ठीक है ये मत समझा हमको सिर्फ जो जानना था वो हम जान चुके हैं। 3 तरीके से डिसीजंस में हमें तुम्हें लगाना है। छठा क्वेश्चन जो बन सकता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरफेस वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में उसके आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इंटरफेस वाला क्वेश्चन हो गया, उसके अलावा फिनेंशियल प्लानिंग वाला क्वेश्चन हो गया, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि बैलेंसिंग फिनेंशियल गोल्स वाया अ सस्टेनेबल ग्रोथ। बोलता है कि बैलेंस करो फिनेंशियल गोल्स में, बैलेंस करो किस किस में, बैलेंसिंग फिनेंशियल गोल सस्टेनेबल ग्रोथ की मदद से। सस्टेनेबल ग्रोथ आपको रखनी है, आपके फिनेंशियल गोल को भी आपको अचीव करना है,
सस्टेनेबल ग्रोथ भी आपको रखनी है। और यही देख लो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, आई थिंक इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट यही वाला चल रहा है। टेस्ट ऑफ नॉलेज आ गया फिर तो। टेस्ट ऑफ नॉलेज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बताओ, और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ बैलेंसिंग फाइनेंसिंग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। टोटल 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे थ्योरेटिकल में। पहला क्वेश्चन हमें पता है, दूसरा अभी हम रीड कर रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक चल रहा है चैप्टर का। बोल रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ। मैंने बोला सस्टेनेबल ग्रोथ एक्चुअली होती क्या है, तुम सोचो। हम कह रहे हैं बिजनेस रेगुलरली ग्रो करें। जैसे आज मेरा बिजनेस 5%, मतलब मेरा प्रॉफिट था पहले 1 लाख, तो मैं चाहता हूँ अगली बार वो 5% बढ़े, अगली बार फिर 5% बढ़े, फिर 5% बढ़े। ऐसा सस्टेनेबल ग्रोथ हो मेरे बिजनेस। मेरा बिजनेस कभी भी ग्रोथ से नीचे नहीं आए। तो मुझे ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो हम कह रहे हैं हम ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा। हमारा फाइनेंशियल गोल है कि हम आज पेट्रोल, जैसे हमारा पेट्रोल का शॉप है मान लो, या हम पेट्रोल की वो खदान है हमारे पास, तो हम वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अभी हमारा टारगेट है कि हम वहाँ से जैसे कि मतलब 1000 क्विंटल पेट्रोल निकालेंगे डेली का। तो हमने बोला कि अगले साल से हम इसको 1500 क्विंटल कर देंगे, उसके अगले साल से 2000 क्विंटल कर देंगे, फिर 2500 क्विंटल कर देंगे, फिर 3000 क्विंटल कर देंगे। तुम सोचो, हमने अपने गोल को बढ़ाया। फाइनेंशियल गोल हमारा ये है कि हम फाइनेंशियल गोल मतलब पैसे को बढ़ा रहे हैं। तो पैसे को बढ़ाएंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहा है। पहले 1000 क्विंटल, फिर 2000 क्विंटल बेच रहे हैं, फिर 3000 क्विंटल बेच रहे हैं, तो ग्रो तो होना लाजमी है। हम कह रहे हैं ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो पेट्रोल एक दिन खत्म हो जाएगा आपकी खदान से, और अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो आप कभी भी अपनी ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकते हो। तो ग्रोथ को बढ़ाओ, पर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ना तो कर्जा लो और ना अपनी सेल को बढ़ाओ। सेल भी स्थिर रखो और दूसरों से कर्जा भी मत लो। बिना कर्जा लिए हुए, बिना डेट इक्विटी रेशो को बढ़ाए हुए आप अपनी ग्रोथ को बढ़ाओ, उसी में मज़ा है ज़िंदगी में। तो ये पूरी बातें इस फाइनेंशियल गोल और सस्टेनेबल ग्रोथ में लिखी हुई। मुझे अब ये पढ़ानी है, सिर्फ रीड करेंगे हम और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, क्या सस्टेनेबल ग्रोथ की बातें कर रहा है। आइए पढ़ लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग अ healthy and corporate growth. This concept forces our managers to consider the financial consequences of sale increasing and to set a sale growth goal that the consistent with the operating and financial policy of the firm. बोलता है सेल को बढ़ाए जाओ, सेल को बढ़ाए जाओ, पर सेल को बढ़ाने का तरीका ये नहीं होना चाहिए कि हम मार्केट से पैसा उठा के सेल को बढ़ा दें, डेट इक्विटी रेशो को बढ़ा दें। सेल बढ़नी चाहिए, सेल बढ़ेगी तो ही तो ग्रोथ होगी। मैं कह रहा हूँ आज जो बेच रहे हो कल उससे ज़्यादा तुम्हारे से लोग खरीदेंगे, तो ही तो तुम्हारी ग्रोथ होगी ना। ग्रोथ का मतलब ये होता है। तो बोल रहा है सेल इंक्रीज करो, सेल को ग्रोथ करो ताकि तुम्हारा फाइनेंशियल गोल को अचीव किया जा सके। बट बोल क्या रहा है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफन अ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी अराइज इफ अ ग्रोथ ऑब्जेक्ट आर नॉट कंसिस्टेंट with the value of the organization. Sustainable growth question concerning right distribution of resources may take a difficult shape if we take into a consideration of rightness not for the current stakeholder but for the future stakeholder also. मतलब आज ही सारा ख़त्म मत कर दो, फ्यूचर स्टेक होल्डर्स के लिए भी रहने दो। तो मतलब इनमें आपको एक स्टेबलाइजमेंट, एक रिलेशनशिप बिठाना पड़ेगा सस्टेनेबल ग्रोथ में, और साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है उनके बीच में आप एक लिंक बिठाओ ताकि फ्यूचर स्टेक होल्डर्स को भी हम फ़ायदा दे सकें। जैसे कि एक बोल रहा है टू टेक ए इलस्ट्रेशन, इसने भी लिया है कि जैसे मान लो हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में कोई चीज़ होगी, तो लिमिटेड क्वांटिटी में चीज़ होगी तो फ्यूचर के लोगों के लिए बचाना बहुत ज़रूरी होगा। और कुल मिला के बोल रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ इज ए इम्पॉर्टेंट एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट टू फैक्ट टू अ स्लो ग्रोथ विल बी अगेंस्ट द एंटरप्राइजेज ग्रोथ and development. So financial should play a important role of enterprise and development. Adopt a suitable financial policy to initiate to make a sure enterprise growth speed close to a sustainable growth rate and have a sustainable healthy development. ये बोल रहा है what make an organization financially sustainable, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन फिनेंशियली सस्टेनेबल रहे, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ग्रोथ को हमेशा बनाए रखे। तो मैंने कहा हैव अ मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ताकि अगर एक सोर्स हमारे को कम कमाई दे तो दूसरा सोर्स उस समय ज़्यादा दे। हमने कहा सस्टेनेबल ग्रोथ को चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होने चाहिए। दूसरा हैव मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। पहला तो आपके पास इनकम के सोर्स एक से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग आपके पास इनकम होना चाहिए। डू स्ट्रेटेजिक, मतलब एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होने चाहिए आपके पास।
एक से ज़्यादा इनकम जनरेटिंग यूनिट्स आपके पास होनी चाहिए, आपके पास गुड पब्लिक इमेज का होना ज़रूरी है, आपके पास एडुकेट फिनेंशियल सिस्टम का होना जरूरी है। टोटल आपको 4 पॉइंट्स हमेशा याद रखने। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट मेक आर ऑर्गेनाइजेशन फिनेंशियल सस्टेन, मतलब कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपना फिनेंशियली सस्टेनेबल रहे, हमेशा सस्टेन करे अपनी ग्रोथ को, हमेशा सस्टेन कैसे करेगा। तो आपके पास एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स होने चाहिए, आपके पास एक से ज़्यादा इनकम जनरेटिंग यूनिट होनी चाहिए, आपकी पब्लिक में इमेज अच्छी होनी चाहिए और आपका फिनेंशियल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब अच्छे हैं, टोटल 4 पॉइंट्स है, इनकम के सोर्स एक से ज़्यादा होने चाहिए, आपके बिजनेस जो यूनिट्स है वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, जनरेटिंग यूनिट, इनकम जनरेटिंग यूनिट एक से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 और मोर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, हैव अ गुड पब्लिक इमेज होनी चाहिए और आपका फिनेंशियल सिस्टम एडुकेट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, यही बात जो हम इतनी देर से कर रहे थे कि देखो एक्चुअली क्या है कि आप कभी भी ऐसा मत समझिए कि फर्म प्रॉफिटेबल एसेट्स यूटिलाइजेशन एंड डिजायर डिविडेंड पे आउट रेशो, मतलब एक्चुअली क्या होता है, एक ग्रोथ का एक फॉर्मूला होता है, ग्रोथ निकालने का तरीका क्या होता है, ये ग्रोथ निकालने का तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। ये तरीका हम इक्विटी वैल्यूएशन में आएंगे तो हम ग्रोथ निकालने के तरीके को समझ जाएंगे। इक्विटी वैल्यूएशन जैसे ग्रोथ निकालने का एक फॉर्मूला है ROE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, और 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रोथ निकलती है, मतलब हम इक्विटी पे कितना रिटर्न कमाते हैं वो, और 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो मतलब हमने कितना रिटेन करके रखा है पैसा। तो रिटेन मतलब इक्विटी पे जो रिटर्न कमाया और हमने जो पैसा रिटेन करके रखा है बस उतनी तो हमारी ग्रोथ होगी ना अगली बार। बिकॉज इक्विटी से जैसे मान लो मैंने रिटर्न कमाया 10 रुपये और हमारे पास इस बार भी 10 रुपये आए, पर उसमें से हमने 5 रुपये का डिविडेंड बांट दिया, तो ये 5 रुपये ही तो इस 10 रुपये के साथ मिलकर अब आगे ग्रो करेगा। तो हमने कहा हाँ, तो वो जो 5 रुपये बच गया उसको हमने कहा रिटेंशन रेशो, तो वो रिटेंशन रेशो इस रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ मर्ज होकर अब आगे की तरफ बढ़ाएगा, हमारी ग्रोथ बढ़ाएगा। तो उसीलिए ग्रोथ का फॉर्मूला होता है रिटेन अर्निंग, जो हमने रिटेन अर्निंग रेशो मल्टीप्लाई बाय ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये बोल रहा है ये रेशो बढ़ाने के लिए आप कभी भी क्या मत करो, आप अपनी टारगेट कैपिटल को मेंटेन रखो विदाउट कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए, मेंटेन टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशो को भी चेंज मत करो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, और साथ में इंक्रीज सेल एज रैपिडली अ मार्केट कंडीशन अलाउ, जितना मार्केट कंडीशन अलाउ करे बस सेल को उतना ही बढ़ाओ। और इनको बढ़ाने के बाद मतलब आप टारगेट रेशो को मेंटेन करें, डेट इक्विटी रेशो को नहीं बढ़ाएं, डिविडेंड पेमेंट रेशो को ना बढ़ाएं, और साथ में अपनी सेल को उतना ही बढ़ाया जितना आपको मार्केट कंडीशन अलाउ कर रही ताकि हम फ्यूचर के लिए बचा के रख सकें। तो इतना सब बढ़ाने के बाद, इन सबको मेंटेन करके और सेल को उतना बढ़ाने के बाद आपकी ग्रोथ बढ़नी चाहिए, वरना तो डेट इक्विटी रेशो को बढ़ा के कोई भी ग्रोथ बढ़ा सकता है, डिविडेंड को कम देके ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। बोल रहा है इस तरीके के फालतू काम मत करो, अगर ग्रोथ को बढ़ाना है ना तो बढ़ाओ, पर ग्रोथ को बढ़ाओ इन सबको मेंटेन करके, सेल को ज़्यादा अत्यधिक सेल मत करो ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन फायदा ना ले सके। तो ये बातें लिखी हुई और हमें यही लिखना है, मेजर क्रक्स यही है। इसके बाद और बोल रहा है व्हाट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन, बोल रहा है क्या वो तरीके हैं, समझ रहे हो। पहले हमने 2 सवाल पढ़े, देखो ऊपर वाला सवाल क्या था, ऊपर वाला सवाल था व्हाट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन फिनेंशियली सस्टेन, कैसे रहेगा, फिनेंशियली सस्टेन रहने की बात, और नीचे पूछ रहा है व्हाट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, एक ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल कैसे रहे, नॉट फिनेंशियली सस्टेनेबल, सिर्फ सस्टेन रहना है। तो मैंने कहा देखो इसके लिए क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, हैव अ क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, आपके पास स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन का क्लियर होना जरूरी है। और मैंने पहले ही बोला था स्ट्रेटजी हमेशा क्लियर होनी चाहिए और रियलिस्टिक होनी चाहिए, बस वही बता रहा है कि स्ट्रेटजी हमेशा क्लियर रखो। दूसरा बोल रहा है आपके जो मैनेजर्स वगैरह हैं, आप जिस तरीके से मैनेज कर रहे हो ना, तो ये बोल रहा है बी एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन द कॉम्पिटिटिव स्टाफ। देखो स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, आपके पास अच्छे फिनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए, आपका मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए। तो ये बोल रहा है आपका जो मैनेजमेंट है ना वो रिटेन रहे हमेशा, आपके जो डायरेक्शन से आपका जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो क्लियर हो, वो रियलिस्टिक हो, और आपका मैनेजमेंट रिटेन रहे हमेशा, आपके पिक्चर में रहे। और तीसरा आपके पास फिनेंशियल रिसोर्सेज बहुत बेहतर हो, उनको आप एडिक्वेटली इस्तेमाल कर सको। तो देख लो हम तीसरा पॉइंट और ढूंढ लेते हैं इसमें से, ताकि हमें पता रहे कि हमें लिखना क्या है एक्चुअल में। हैव एन एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत अच्छा हो। तो आपको ये 3 बातें हमेशा याद रखनी है, क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन हो, आपका स्टाफ हमेशा आपके पास रहे, और आप एडिक्वेट फिनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सको।
आपके पास एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट हो, जिसको आप अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से चला पाएँ। तो एडिक्वेट एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो आपके पास, आपके कस्टमर हमेशा आपके जो स्टाफ है वो आपको रिटेन रहे, और आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर रहे। मतलब स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन इसका आंसर होगा, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका आंसर होगा। जब भी हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल है या नहीं है, हम ऊपर वाला आंसर लिखेंगे तो हम हमेशा 4 पॉइंट्स को याद रखेंगे। हमारे पास एक से ज़्यादा इनकम का सोर्स हो, हमारे पास एक से ज़्यादा इनकम जनरेटिंग यूनिट्स हो। याद आ रहा होगा इनकम जनरेटिंग यूनिट्स, ये देख लो। इसका आंसर कुछ और था, वो फाइनेंस की बातें कर रहा था। तो हमने कहा था एक से ज़्यादा सोर्स होना चाहिए इनकम का, एक से ज़्यादा इनकम जनरेटिंग यूनिट होनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा था हमारी पब्लिक में इमेज ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। पब्लिक में हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए और हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। और वैसे ही मैंने बोला स्ट्रैटेजिक, अगर हमें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का सस्टेनेबल देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल कैसे रहेगा, तो हमें स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेटजी रियलिस्टिक हो, हमारा मैनेजमेंट रिटेन करके रख सके, और हमारे पास जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एडुकेट और एडमिनिस्ट्रेशन हम उसका बहुत ढंग से कर सके। ये हमारे पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे था फाइनेंशियल सिस्टम एडुकेट होना चाहिए, पब्लिक में हमारी गुड इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इनकम के सोर्सेज होने चाहिए और एक से ज़्यादा इनकम जनरेटिंग यूनिट होनी चाहिए। ग्रोथ को बढ़ाओ, ग्रोथ को बढ़ाना है पर हमारी कैपिटल को मेंटेन करके रखना है, पे आउट रेशो को मेंटेन करके रखना है और सेल को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। ये सारी बातें तुम्हें मिक्स करके इस सवाल के आंसर में लिखनी। ये सारी बातें तुम सवाल के आंसर में मिक्स करके लिखोगे तो तुम्हारे को इस सवाल का आंसर भी मिल जाएगा। बस इसके नीचे के पॉइंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल हमें पढ़ना नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है। बस टेस्ट फॉर नॉलेज के 2 सवाल हो गए तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर के बाद अब हम जो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है म्यूचुअल फंड। तो हम म्यूचुअल फंड के लिए ब्रेक लेंगे और म्यूचुअल फंड हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, जय हिंद, सलाम, वंदे मातरम गाइस।